सोचिए, जो इतिहास हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं, क्या वो सच है? हमें हमेशा यही सिखाया गया कि भारतीय सभ्यता की कहानी बस 3,500 साल पुरानी है, जो वैदिक काल से शुरू होती है। पर क्या हो अगर ये पूरी की पूरी कहानी ही गलत हो? क्या हो अगर असली कहानी दसियों हजार साल पुरानी हो? अगर हमारा डीएनए, आसमान के तारे और जमीन के नीचे दबे सबूत सब मिलकर एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हों जो हमें सीधे हिमयुग में ले जाती है? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि समय में क्या गड़बड़ी है, प्राचीनता को मापने वाली वो 3 घड़ियां कौन सी हैं, चेतना का विज्ञान क्या है, कैसे 2 अलग रास्ते एक ही सच तक पहुंचते हैं, और आखिर में एक खोए हुए नजरिए को फिर से पाने का मतलब क्या है। तो इस पूरी बहस के केंद्र में भारतीय सभ्यता की शुरुआत को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं जो एक दूसरे से एकदम उलट हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। एक तरफ वो कहानी जो हमें पढ़ाई जाती है कि वैदिक संस्कृति करीब 1500 ईसा पूर्व किसी बाहरी आक्रमण या पलायन के साथ शुरू हुई, और दूसरी तरफ हैं बिल्कुल नए सबूत जो कह रहे हैं कि ये एक स्वदेशी सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों नहीं बल्कि कई हजार साल गहरी हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये विज्ञान और डेटा पर आधारित है। अच्छा, तो इस पुरानी टाइमलाइन का दावा 3 बहुत मजबूत वैज्ञानिक स्तंभों पर टिका है। आइए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा डीएनए क्या कहता है। देखिए, जेनेटिक्स एक ऐसी आबादी की कहानी बताता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और लगातार हैं, जो किसी बड़े बाहरी आक्रमण के सिद्धांत को सीधे सीधे नकारती है। और वो जो आर्य द्रविड़ विभाजन की बात है, आनुवांशिक अध्ययन साफ दिखाते हैं कि ये बस एक मिथक है। भारतीय जातीय रूप से एक ही लोग हैं जिनकी विरासत आपस में पूरी तरह घुली मिली हुई है। अगला सबूत आसमान से आता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय घटनाओं के ऐसे विवरण हैं जिन्हें आज के सॉफ्टवेयर से बिल्कुल सटीक तारीखों में बदला जा सकता है। अब ये बहुत मजेदार है, जब इन पुराने ग्रंथों में दिए गए ग्रहों और तारों के ब्यौरों को आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर में डालकर मानो टाइम मशीन की तरह समय को पीछे घुमाया जाता है, तो जो तारीखें सामने आती हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर रामायण में ग्रहों की जो स्थिति बताई गई है वो 12,000 ईसा पूर्व के आसमान से हूबहू मिलती है। या फिर ऋग्वेद की एक कहानी वो 7200 ईसा पूर्व में हुई एक जबरदस्त सौर ज्वाला की घटना से जुड़ जाती है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो आसमान में लिखे हुए टाइम स्टैम्प हैं। और आखिर में तीसरा सबूत हमें जमीन से मिलता है, जिसे भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान सामने लाते हैं। यहाँ सबूत जमीन और समुद्र दोनों से मिल रहे हैं। ऋग्वेद में एक विशाल सरस्वती नदी का जिक्र है। अब भूवैज्ञानिक बताते हैं कि यह नदी 1900 ईसा पूर्व तक पूरी तरह सूख चुकी थी। इसका मतलब तो सीधा है कि ऋग्वेद उस नदी से भी पुराना होना चाहिए। ठीक इसी तरह गुजरात के तट पर समंदर में डूबा हुआ शहर द्वारका मिला है, जो महाभारत के वर्णन को हजारों साल पुराने अतीत से सीधे सीधे जोड़ता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन तारीखों की ऐसी व्याख्याएं थोड़ी विवादित हैं। उनका ये भी मानना है कि इस तरह के बड़े बड़े दावे कभी-कभी गंभीर ऐतिहासिक शोध की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। तो ये जो बहस है ये सिर्फ तारीखों को आगे पीछे करने की नहीं है। नहीं, इसके मूल में ज्ञान को देखने और उसे समझने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। देखिए, विज्ञान के लिए वैदिक शब्द है विज्ञान। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ ये नहीं पूछती कि क्या जाना जा रहा है, बल्कि ये भी पूछती है कि जान कौन रहा है। यहाँ जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, वो चीज दोनों ही अध्ययन का हिस्सा हैं। आधुनिक विज्ञान दुनिया को एक तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता है, मतलब देखने वाले को देखी जाने वाली चीज से अलग करके। वहीं वैदिक विज्ञान चेतना की सब्जेक्टिव खोज को भी उतना ही जरूरी मानता है। ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं, बल्कि कौन और कैसे जान रहा है, इसका भी विज्ञान है। और यहीं पर आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हजारों सालों के फर्क के बावजूद ये दोनों ही दृष्टिकोण एक ही अंतिम सच की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा स्रोत जिससे ये पूरी की पूरी असलियत बनी है। आज की मॉडर्न फिजिक्स इस एकीकृत क्षेत्र यानी यूनिफाइड फील्ड की पहचान गणित के जरिए करती है, जिससे सारे बल और पदार्थ निकलते हैं। वहीं वैदिक ऋषियों ने चेतना की गहराई में जाकर इसी क्षेत्र को ब्रह्म कहा। स्रोत दावा करते हैं कि ये एक ही हकीकत के 2 अलग अलग विवरण हैं, बस भाषा अलग है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। ये दोनों परंपराएं बस उस एक ही मौलिक सच को अपने अपने तरीकों से खोज रही हैं। चलिए, इन दोनों रास्तों के बीच का जो फर्क है, उसे जरा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए एक उपमा बहुत अच्छी है। सोचिए, आधुनिक विज्ञान एक पेड़ की पत्तियों और शाखाओं का अध्ययन करता है, यानी प्रकृति के अलग-अलग नियमों को बड़ी बारीकी से जांचता है। वहीं वैदिक विज्ञान का लक्ष्य है सीधे जड़ को सींचना, चेतना के उस एकीकृत स्रोत को समझना जहां से सब कुछ पैदा होता है। जैसा कि कहा गया है, पश्चिमी विज्ञान सृष्टि का अध्ययन करता है, जबकि वैदिक विज्ञान सृष्टिकर्ता का। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मॉडर्न साइंस, जो सच को खोजने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी विशालकाय मशीनें बनाता है, चीजों को बाहर से तोड़कर देखता है। और दूसरी तरफ है वैदिक विज्ञान, जो ध्यान और चेतना जैसी अंदरूनी तकनीकों का इस्तेमाल करता है, सच को भीतर से अनुभव करता है। एक का नतीजा है गणित के फॉर्मूले, दूसरे का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव। एक रास्ता बाहर की दुनिया का है, दूसरा अंदर की दुनिया का। तो इतिहास का ये जो पुनर्मूल्यांकन है, ये सिर्फ तारीखें बदलने के बारे में नहीं है। ये असल में ज्ञान की एक पूरी की पूरी व्यवस्था को फिर से पाने के बारे में है। ये ज्ञान कोई नई खोज नहीं है। असल में ये हमेशा से यही था, जिसे आज की दुनिया के लिए बस फिर से खोजा और समझा जा रहा है। तो शायद हम सिर्फ इतिहास के खोए हुए पन्ने ही नहीं, बल्कि खुद को और इस ब्रह्मांड को समझने का एक ज्यादा पूरा तरीका फिर से खोज रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आधुनिक और प्राचीन विज्ञान वाकई एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम इन दोनों पर एक साथ चलें तो क्या कुछ खोज सकते हैं।